तो जो 2020 की जो एनईपी जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है इंडिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्वेश्चंस मिलना ही मिलना है इस एनईपी से जब आप पीवाईक्यूज वगैरह देखोगे। तो इसको इस कमेटी को जब सेटअप किया गया था, तो इसके चेयरमैन थे मिस्टर टीआरएस सुब्रमण्यम, और इसका निर्माण किया गया था 2015 में इस कमेटी का। तो जो विजन ऑफ द पॉलिसी टू डेवलप अ भारत सेंट्रिक नॉलेज सोसाइटी, ये जो पॉलिसी हम बना रहे थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका विजन क्या था, दृष्टिकोण, मतलब लंबे समय तक का एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है ना किसी चीज का, कि आपको किस दिशा में अपनी चीजों को अपनी पॉलिसीज को बढ़ाना है। तो इसका विजन था कि भारत सेंट्रिक नॉलेज सोसाइटी, जो समाज विकसित हो ज्ञान के क्षेत्र में, उसके सेंटर में कौन हो, भारत, इंडिया, इंडियन सेंट्रिक। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट इसमें आता है, इंडिया एज अ विश्व गुरु इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, रूटेड इन द इंडियन ethos that contribute directly to transforming India। जो पॉलिसी बनेगी उसके जड़ में क्या निहित होगा, इंडियन ethos, जो भारत के जो लोकाचार है, भारतीय चीजें की जो भारतीय चीजें हैं, उसको एकदम कूट कूट के इस पॉलिसी में भरना है। टू मेक इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। यही है, भारत सेंट्रिक होनी चाहिए नॉलेज सोसाइटी ग्लोब के लेवल पर, पूरी दुनिया के लेवल पर। To inculcate deep rooted pride in being Indian among the learners, not only thought but also in spirit, intellect and deeds, as well as to inculcate knowledge, skills, values and temperament। मतलब कि जो शिक्षार्थी है, जो लर्नर है, शिक्षार्थियों के बीच भारतीय होने में गहरे जुड़े गर्व पैदा करना, उनको प्राइड, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ प्राइड देना कि आप इंडियन हो, न केवल विचार में बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्मों में भी। ये सारे के सारे क्या है, इंडियन ईथोस है, उसी को एलेबरेट किया गया है यहाँ पर। कौशल, मूल्य और स्वभाव को विकसित करने के लिए इस पॉलिसी का जो विजन था वो ये था। ये इम्पोर्टेंट है। जो एनईपी है उसका संरचना किस प्रकार का था, स्ट्रक्चर ऑफ एनईपी 2020, इसके पार्ट्स है। अभी हम पहला देखेंगे पार्ट 1, भाग 1, स्कूल एजुकेशन हैज रिकमेंडेशंस अंडर 8 मेन थीम्स। जो पार्ट 1 है उसके अंदर क्या आएगा, स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा। ओके, जिसमें देखो पहला क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसका 8 थीम है ना, किसका, स्कूली शिक्षा का 8 थीम है। उसके अंदर पहला है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो बचपन में जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जो बिगिनिंग होता है, इनका स्टार्टिंग होता है, उनके लिए अच्छे से उनका ध्यान देना, उनका अच्छे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना, जो कि क्या होगा, एक फाउंडेशन होगा लर्निंग के लिए, उनके सीखने का जो फाउंडेशन है, जो प्लेटफॉर्म है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसमें क्या है कि बच्चों को संख्या के बारे में सिखाना, उनको पढ़ने लिखने के लिए सिखाना। तो ये एन अर्जेंट एंड नेसेसरी प्रीरिक्विजिट टू लर्निंग। किसी भी शिक्षार्थी को अगर अधिगम के फील्ड में जाना है तो उनके लिए ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उन्हें संख्या समझ आए, न्यूमरेसी, पढ़ना लिखना समझ आए, तब जाके फिर वो आगे चलकर हायर एजुकेशन में जाएंगे तो पीएचडी वगैरह रिसर्च करेंगे। curtailing dropout rates and ensuring universal access to education at all levels। जो ड्रॉप आउट रेट्स है, मतलब जो स्कूल बच्चे छोड़ देते हैं बीच में ही, 4th क्लास के बाद, 5th के बाद, 10th के बाद, 7th के बाद, उस चीज को कम करना है, बिल्कुल खत्म करना है। और हमें ये सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे को यूनिवर्सल एक्सेस मिले, मतलब जो शिक्षा है सब तक सार्वभौमिक रूप में पहुंचे, हर लेवल पर। लेवल्स का मतलब चाहे वो प्राथमिक लेवल हो, माध्यमिक लेवल हो या उच्च शिक्षा का स्तर हो, ठीक है। करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, इसमें क्या है कि लर्निंग शुड बी होलिस्टिक। जब बच्चों को पढ़ा रहे हो वो कैसा होना चाहिए, होलिस्टिक, मतलब समग्र। इसमें आप सारे एस्पेक्ट को देखोगे, जो पढ़ा रहे हो वो भी, और जो
नहीं पढ़ा रहे हो, मतलब पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए, आपस में एकीकृत हो चीजें, उनको मजा आना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, दोनों के लिए, फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब learning for all, efficient resourcing, and effective governance through school complexes of cluster and standard setting and accreditation for school education। मतलब सबके लिए शिक्षा हो, इंक्लूसिव, आप सबको समावेशी, सबको समावेश करके चल रहे हो, इक्विटेबल हो, सबके लिए शिक्षा जो है वो न्याय संगत हो, जिसको जितनी जरूरत है उसको मिलनी चाहिए, और साथ में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, आपका जो रिसोर्स टीचर है वो इफेक्टिव हो, और स्कूल्स के अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हो, क्लस्टर्स हो, जहाँ पर सभी बच्चों को शिक्षा का अपॉर्चुनिटी मिल सके। इंटीग्रेटेड मतलब हो गया कि आप सभी चीज को इकट्ठा लेकर चल रहे हो, कुछ भी एस्पेक्ट आपका जो करिकुलम में डिफाइन है, जो करिकुलम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन करी है, उसका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, हर चीज पे, हर चीज को इकट्ठा लेकर चलना है, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स है पेडागोजी के स्कूल लेवल पर। नेक्स्ट है पार्ट 2। तो इसके क्या क्या रिकमेंडेशन थे, इसके अंदर टोटल 11 थीम्स है, और ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। इसमें पहला है क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। जो यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय और कॉलेजेस बन रहे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पहला ये क्वालिटी, गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन। अब जहां जहां पर जरूरत है कि आप संस्थानों को फिर से रिस्ट्रक्चर करें, पुनर्गठन करें, तो आप उसको करें। टुवर्ड्स अ मोर हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब हॉलिस्टिक मतलब सारे एस्पेक्ट को लेना है, और मल्टी डिसिप्लिनरी इसका मतलब कि आपको सारे के सारे डिसिप्लिन को, जो अलग अलग डिसिप्लिन है, उन सबको इंटीग्रेट करते हुए रिसर्च आगे बढ़ाना है, किसी भी चीज को आइसोलेशन में नहीं करना है, बहुविषयक शिक्षा की ओर धकेलता है, मतलब रिकमेंडेशंस रही थी एनईपी 2020 की। ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स, जो वातावरण है बच्चों के पढ़ने के लिए वो ऑप्टिमल हो, मतलब बेस्ट हो, उसका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे, जो भी सपोर्ट मटेरियल स्टूडेंट्स के लिए या जो टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मोटा मोटी मतलब है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए क्वालिटी वाइज। मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी, जो आपके टीचर है वो बहुत ही मोटिवेटेड हो अपने काम को लेकर, पढ़ाने को लेकर, एनर्जाइज्ड हो, एकदम एक्टिव हो, सुपर एक्टिव, और कैपेबल हो, मतलब सक्षम फैकल्टी हो, जो भी हो सब्जेक्ट, जो भी कॉन्सेप्ट हो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन, ठीक है भाई, उच्च शिक्षा में इक्विटी मतलब न्याय संगत, जिसको जो जरूरत है उस हिसाब से देना, और इंक्लूजन मतलब सभी चीज का समावेश हो, कुछ भी एस्पेक्ट छूटना नहीं चाहिए, जो भी करिकुलम में डिसाइड किया गया है उन सारे चीजों को इकट्ठा करके डिलीवर करना है स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। फिर टीचर एजुकेशन, ठीक है, जो शिक्षक है उनको भी आप एडुकेट करिए। री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन, हमने देखा था जो पिछले एनईपीज थे, सब में वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत जोर था, व्यवसायिक शिक्षा पे। तो एनईपी 2020 रिकमेंड करता है कि हमको उसको फिर से री इमेजिन करना चाहिए, उसमें फिर से जो भी खामियां है उसको ठीक करके फिर से उसमें कुछ नया लाकर उसको और इफेक्टिव बनाना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज को। कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड्स थ्रू अ न्यू रिसर्च फाउंडेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एनआरएफ ये रिकमेंड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनआरएफ, इसका मतलब है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। इसका काम क्या होगा, जो आप रिसर्च कर रहे हो उसकी क्वालिटी मेंटेन हो,
सारे के सारे फील्ड्स में, कोई भी फील्ड ले। ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा की जो उच्च शिक्षा प्रणाली के जो नियामक हैं उसको भी बदलने की बात करता है। कि आगे देखेंगे कि किस तरह की रिकमेंडेशंस देते हैं और किस तरीके से क्या चीजें इम्प्लीमेंट होती है इंडिया में। इफेक्टिव गवर्नेंस, जो गवर्नेंस है वो प्रभावशाली होना चाहिए बिल्कुल। अगर आपका गवर्नेंस, आपका शासन प्रभावशाली नहीं होगा तो जितने सारे रिकमेंडेशंस है ये फ्लॉप होती चली जाएंगी। लीडरशिप फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नेतृत्व, मतलब वही गवर्नेंस से रिलेटेड है कि अच्छी क्वालिटी के गवर्नेंस सिस्टम हो, ताकि जो हमारा विजन है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है एनईपी के, वो सक्सेसफुली और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाए। पार्ट 2 था वो, अब पार्ट 3 है। पार्ट 3 जो एनईपी के स्ट्रक्चर में था, इसमें जो बाकी चीजें हैं स्कूल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को छोड़कर उस पर फोकस किया गया, जैसे कि प्रोफेशनल एजुकेशन को लेकर, एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एडल्ट एजुकेशन इंपॉर्टेंट, ये हमने आपको शायद 1986 वाले में ही बता रखा है। एडल्ट एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं को प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है, संस्कृति को, कला को बढ़ावा देना है। टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, तकनीक का इस्तेमाल करना है जितना हो सके, ताकि आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथ रहे। और जो ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन है, ऑनलाइन ऑफलाइन, इन सबको इंटीग्रेट करके एक न्याय संगत इस्तेमाल करना है तकनीक का इस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में। प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होता है, कोई बताओ? जैसे बीएड होगी, एलएलबी। हम्म। हाँ, एग्जाम्पल दिया ना बीएड एलएलबी, तो सही है, क्योंकि इस तरीके के कोर्सेज हैं जो आपको प्रोफेशनल तैयार करते हैं, जैसे मेडिकल है, लॉ है, टीचिंग के लिए बीएड एमएड, इस तरीके से इंजीनियरिंग है, तो वो हो गया प्रोफेशनल एजुकेशन। और एडल्ट एजुकेशन, देखो एडल्ट एजुकेशन का एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं समझ लो, क्योंकि एडल्ट एजुकेशन पे क्वेश्चंस दिख जाएंगे आपको। जैसे कि लिटरेसी हो गया सबसे पहले, कि आप पढ़ना लिखना आना चाहिए, जिन्होंने स्कूल वगैरह छोड़ दिया था वो बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। न्यूमरेसी, बेसिक्स, नंबर सिस्टम के जोड़ने घटाने डिवाइड करने, इस तरीके से। कुछ वोकेशनल स्किल्स हो, कुछ हुनर आपने सीख ली है छोटे लेवल पर, तो ये सारे आते हैं एडल्ट एजुकेशन में। प्रौढ़ शिक्षा, तो जैसे कि देखो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए इंडिया में एक स्कीम है, इसका नाम है पढ़ना लिखना अभियान। पढ़ना लिखना अभियान, इसका शॉर्ट में है PLA। तो ये क्या करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित स्कीम है, केंद्र सरकार इसको चलाती है। और इसके अंदर जो इनका ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, कि जो 15 साल या उससे ऊपर के लोग हैं, है ना, 15 ईयर से उससे ऊपर के लोग, उनको सिखाना है क्या, पढ़ना लिखना, लिटरेसी, है ना, इसलिए पढ़ना लिखना अभियान, कि उनको पढ़ना लिखना आना चाहिए। कहीं वो साइन बोर्ड पढ़ पाए, या कहीं पर कोई पैम्पलेट है वो पढ़ पाए, जो बेसिक चीजें हैं उनको मतलब समझ आनी चाहिए। किसी ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये समझ पाए कि स्टेशन वगैरह का नाम क्या है, या इंस्ट्रक्शंस क्या मिल रही है, बोर्ड पे क्या लिखा आ रहा है, इस तरह की बेसिक बेसिक चीजें। या कुछ सामान खरीद रहे हैं, रैपर वगैरह या पैकेट्स पे क्या इंस्ट्रक्शंस है, तो उन सबको वो पढ़ना आना चाहिए। तो ये है एडल्ट एजुकेशन के अंदर। इसमें कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, किसी भी स्किल का, किसी भी लेवल पर, किसी भी डोमेन में।
अब नेक्स्ट है इसका एनईपी का स्ट्रक्चर पार्ट 4। ठीक है, इसमें बात करता है जो कैब है, इसका CABE, कैब, कि इसको आप मजबूत करिए। कैब का फंक्शन क्या है, कोई बताओ? तो देखो, सबसे पहला बात है कि कैब जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी है, वो सलाह देती है। ठीक है, इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1920 में, इसको स्थापित किया गया था। तो ये क्या एडवाइस करती है, किसको करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को करती है। कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज है उन सब पर, और समय समय पर ये रिव्यू भी करते रहती है किसी जो शिक्षा का क्षेत्र है, और जो पॉलिसीज थे वो इम्प्लीमेंट हो रही कि नहीं ठीक से, इस तरीके के काम है ये करती है। सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन। पार्ट 4 का दूसरा है फाइनेंसिंग, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड, सभी के लिए। अफोर्डेबल मतलब सस्ती हो, इतना सस्ती हो कि आप अफोर्ड कर सको उस शिक्षा का फीस है। और सभी को क्या मिलनी चाहिए? क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता वाली। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है ओवर क्वांटिटी। इतना दूर क्लियर है ना सभी को? अच्छा, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन क्या है? अच्छा सवाल। कॉमन सेंस यूज करो, क्या हो सकता है लाइफ लॉन्ग का मतलब, क्या होना चाहिए? लाइफ लॉन्ग मतलब कि आप जिंदगी भर पढ़ते रहो, कुछ सीखते रहो, कुछ नया किसी भी फील्ड में। इसका दो कारण हो सकते हैं, आप अपने लिए सीख रहे हो, पर्सनल रीजन है, किसी को सीखने की बहुत इच्छा है, या फिर प्रोफेशनल रीजन कि आप अपने आप को अप स्किल करते जा रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे ना, यूडेमी पे, मूक्स पे। तो आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको, उस चीज में, कोर्स में एनरोल होते जाओ और चीजें सीखते जाओ सीखते जाओ। तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है अपने लिए। या फिर अगर आप कहीं कंपनी में काम करते हो, तो वहां पर आपको, अगर आप स्किल करना है, आपको अपनी स्किल को और अच्छा करना है, आपको कुछ नई चीजें सीखना, फॉर एग्जाम्पल पाइथन वगैरह के कोर्सेज है, लैंग्वेजेस हैं, तो आप उसके कोर्सेज करते जाओ अपने शौक के लिए या फिर अपने करियर के लिए। ये होता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, मान लो किसी ने कोर्स कर लिया न्यूट्रिशन पे, वो अपने लिए कर रहा है, समझने के लिए, कैलोरी इनटेक किस तरह से हो, खाना किस तरीके से खाना चाहिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल, है ना? या फिर किसी को शौक चढ़ेगा, चलो अब हम हेयर स्टाइलिस्ट बनना है मेरे को, तो वो अपना उसके लिए अलग से जाके किसी भी ब्यूटी पार्लर के अकेडमी में वो कोर्सेज में एनरोल होकर सीख सकता है। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, अपने शौक के लिए या फिर अपने करियर में कुछ अलग करना है, आप स्किल करना है उसके लिए। ठीक है, तो ये होता है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। अब देखो, जो एनईपी 2020 है, इनके मेजर रिकमेंडेशन क्या क्या थे? सबसे पहला था ensuring universal access at all levels of schooling from प्री प्राइमरी टू ग्रेड 12। प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं क्लास तक सारे बच्चे को जो शिक्षा मिले वो यूनिवर्सली मिले। ये रिकमेंडेशन थी, सिफारिशें थी। नेक्स्ट है कि जो हमने अभी आपको बताया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन, इनका एज दिया है 3 से लेकर 6 साल के बीच के बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। ठीक है, फिर नया करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, हमने आपको अभी तक जितना पढ़ाया था 10+2+3 स्ट्रक्चर पढ़ाया था, है ना? ये सिफारिश करता है 5+3+3+4 का, जिसमें आएगा फाउंडेशनल, फिर प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। कैसे कैसे काम करेगा, किसी को आइडिया है 5+3+3+4 का?
देखो, जैसे ये आगे है लेकिन हम यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। जो फाउंडेशनल स्टेज है ना, जो बुनियादी स्टेज है, ये 3 से लेके 8 साल के बीच के बच्चों के लिए है। ठीक। उसके बाद जो प्रिपरेटरी स्टेज है, इसका एज क्या है? 8 से लेकर 11 साल। फिर जो नेक्स्ट थर्ड है, जो मिडिल है, इसका एज एज क्या होगा? 11 से लेकर 14 साल। इस वाले स्टेज में, मिडिल वाले में, बच्चों को साइंसेस वगैरह पढ़ाना, मैथ्स, सोशल स्टडीज, इनका फाउंडेशन तैयार करना इन सब्जेक्ट्स में। और जो लास्ट है सेकेंडरी, ये होगा आपका 14 से लेकर 18 साल के बीच में। और ये फोकस करेगा किस पर? मल्टी डिसिप्लिनरी। हमने आपको बताया था अभी पहले पार्ट में, है ना, होलिस्टिक अप्रोच। अभी हम इसको आगे देखेंगे कि फाउंडेशनल पर क्या है, प्रिपरेटरी पर क्या है, मिडिल और सेकेंडरी पे क्या है। इसको याद रखना है, ऐसे ऐसे याद रख सकते हो, कोड कर लो FPMS। ठीक है, FPMS। F का है 5, फिर 3, 3 देन 4। नेक्स्ट है इसका, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेस। कला और विज्ञान के बीच किसी भी तरह का एकदम अलगाव नहीं होना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी हो, मल्टीडिसिप्लिनरी हो। और इसने सिफारिश की कि आप इस्टेब्लिश करो नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अभी हमने आपको पीछे बताया। एम्फेसिस ऑन प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इंडियन लैंग्वेजेस। तो बहुभाषावाद की तरफ जोर देता है ये, और भारतीय भाषा को बढ़ावा देने के पर भी ये जोर डालता है। तो इनका कहना है कि जो 5th ग्रेड तक जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो इंडियन लैंग्वेजेस में हो, उनके मातृभाषा में हो बच्चों के। कम से कम 5th तक या फिर टिल 8th ग्रेड तक। ठीक है, वो उसका मदर टंग हो सकता है, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, कुछ भी हो। कम से कम 5th क्लास तक। और प्रीफर क्या क्या रहा है? टिल ग्रेड 8 तक। असेसमेंट रिकॉर्ड, बोर्ड एग्जाम्स ऑन अप टू 2 ओकेजन्स ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर। जो बोर्ड एग्जाम्स है वो साल में 2 बार होने चाहिए। एक होगा मेन एग्जाम, ठीक है, लेकिन अगर बच्चे को लगा कि उसको और स्कोर अपना इम्प्रूव करना है, तो फिर से एग्जाम दे सकता है इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर उसका इच्छा हो तो। ये इंपॉर्टेंट है परख। इसने रिकमेंड किया कि एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनना चाहिए, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र पूरे इंडिया के लेवल पर, जिसका नाम क्या है? पड़क। पड़क का फुल फॉर्म क्या है, ये याद रखना जरूरी है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण। एग्जाम में PYQ आ रखे हैं, परख के फुल फॉर्म पूछ रखे हैं उन्होंने। ठीक है, तो ये रिकमेंड करता है नेशनल असेसमेंट सेंटर को। नेक्स्ट है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एम्फेसिस गिवन ऑन सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। जो हमारे समाज के वो ग्रुप्स या वो कम्युनिटी जो कि सामाजिक रूप से पीछे रह गए या आर्थिक रूप से पीछे रह गए, तो उन उन ग्रुप्स को शिक्षा की तरफ लाना, उन सबको इंक्लूड करना एजुकेशन सिस्टम में, उस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया है। तो ये रिकमेंडेशन ये बात करती है कि आप इन ग्रुप्स को एजुकेशन की तरफ पुल करिए। ओके, नेक्स्ट है a separate gender inclusion fund, important, and special education zones for disadvantaged regions and groups। जो कोई भी क्षेत्र है ज्योग्राफिकली बहुत चैलेंजिंग है, जहाँ पर अभी भी इफेक्टिवली एजुकेशन सिस्टम नहीं पहुंच पाया, यहाँ पे जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, उसके लिए एक अलग से फंड बनाने की बात कर रही थी। उस फंड को सिर्फ उसी एरिया में इस्तेमाल करना है, स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाना है, उन ग्रुप्स के लिए जो पीछे रह गई है उनको मेन स्ट्रीम करना है। रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स एंड मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस। जो टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट होता है, क्योंकि टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सिस्टम के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए,
तो उनका जो रिक्रूटमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, रोबस्ट, एकदम मजबूत और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। जब पारदर्शी तरीके से होगा तभी जाके क्वालिटी वाले शिक्षक जो है वो रिक्रूट होंगे और वो हमारे पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। क्लियर है इतना दूर सभी को? नेक्स्ट है ensuring availability of all resources through school complex and clusters। स्कूल परिसरों, हमने आपको बता रखा है कॉमन स्कूल सिस्टम, स्कूल क्लस्टर, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस लास्ट एनईपीज में। स्कूल परिसरों और समूहों के माध्यम से सभी संस्थानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मतलब जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है स्कूल कॉम्प्लेक्सेस को रन करने के लिए वो सारी की सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है ससा, सेटअप ऑफ स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ठीक है, जो राज्य के स्कूल है उनके मानक को तय करने के लिए एक अथॉरिटी का स्थापित किया जाए। एक्सपोजर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, जो व्यवसाय जो व्यवसायिक शिक्षा है ना, उसका एक्सपोजर मिले बच्चों को स्कूल में भी और साथ साथ उच्च शिक्षा प्रणाली में भी। जो वोकेशनल एजुकेशन है उनके बारे में भी उनको पता होना चाहिए। इनका एम था एनईपी पॉलिसी में, जो कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, उच्च शिक्षा में जो बच्चे एनरोल होते हैं हायर एजुकेशन में उसको 50% करना है। होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन विद मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनके पास ऑप्शंस होना चाहिए कि वो एग्जिट कर जाए। जैसे कि मान लो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होता है बीए प्लस एम में, ओके, इसमें बच्चे ने एडमिशन ले लिया। मान लो किसी को बीए की ही डिग्री चाहिए, उसने तो दोनों में लिया था एडमिशन बीए प्लस एमए में, लेकिन वो 3 साल के बाद एग्जिट कर सकता है और उसको डिग्री मिल जाएगी। तो वही है मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री ऑप्शंस, कि आपका आपके हिसाब से जो बच्चे हैं जो अधिगम है लर्नर्स है वो अपने हिसाब से एग्जिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से एंटर कर सकते हैं। एनटीए टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशंस, एनटीए की जिम्मेदारी है कि वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी कॉमन एग्जाम्स एडमिशंस के लिए। जैसे कि अभी अब एनटीए ही करा रही है ना पीएचडी के एडमिशंस के लिए भी, जो आपका नेट का स्कोर है उसमें एक अलग से लिस्ट आती है कि आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, तो आप उस स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो इंटरव्यू देने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, है ना। तो ये स्टैब्लिशमेंट ऑफ एबीसी, ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे सेपरेटली। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, सेटिंग अप ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज, मेरू इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है मेरू की फुल फॉर्म क्या है। तो ये सिफारिश करती है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज बने वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो, मतलब किसी भी डिसिप्लिन का बच्चा किसी भी डिसिप्लिन में जाकर रिसर्च कर सकता है बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड टैलेंट। और ये फिर सेटिंग अप ऑफ एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अभी पीछे बता रखा आपको। फिर इनका जो मेन टैग लाइन जो चल रहा था इस एनईपी का वो था कि लाइट बट टाइट रेगुलेशन, कि आप लाइट रखो, जो जो टीचर लर्नर इन्वॉल्व है एजुकेशन सिस्टम में वो अपना काम अच्छे से करे लेकिन इफेक्टिवली करे। ये है सिंगल ओवररीचिंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर प्रोपोर्शन ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन इंक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल। देखो जो एनईपी 2020 है ना ये लागू होता है सभी पे लेकिन दो फील्ड को छोड़कर, एक है मेडिकल का फील्ड इस पे ये लागू नहीं होगा, और लीगल, इनको देखने के लिए इनके खुद के कॉलेज, फॉर एग्जांपल लीगल के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये मैनेज करती है, उसी तरह से मेडिकल का अपना अलग से है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे फील्ड में एनईपी का दखल है। तो देखो एक है हेकी, द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी किसी भी मानक को सेट करने के लिए। फिर है नेक्स्ट है जीईसी, जनरल एजुकेशन काउंसिल, फंडिंग द हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। फिर है एचईजीसी, जैसे अपने पास यूजीसी है ना, यूजीसी को हटाकर एचईजीसी आएगी हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल।
फिर है नैक, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, और लास्ट में एनएचपीआरसी, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ये रेगुलेट करेगी, ये बॉडी एक्रेडिट करेगी आपको A+, B+, वो जो ग्रेडिंग होती है यूनिवर्सिटीज की वो है। फिर फंडिंग के लिए HEGC को बना दिया गया है। फिर है आपके पास जनरल एजुकेशन काउंसिल और FECI। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्या क्या वर्टिकल्स है NEP के, इसके फुल फॉर्म और ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। एक्सपेंशन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग टू इंक्रीज GER, है ना। ओपन एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग के एजुकेशन को आप एक्सपैंड करो, विस्तार करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल हो पाए। हो सकता है कुछ बच्चे रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन ना ले पा रहे होंगे, उनके कुछ अपने कमिटमेंट्स होंगे, तो वो ओपन एजुकेशन के थ्रू या डिस्टेंस मोड के थ्रू भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो हमारा शिक्षा है उसका क्या हो, अंतरराष्ट्रीयकरण, जो कॉन्सेप्ट है ना, विश्व गुरु इन नॉलेज सिस्टम, वो इसी का है। प्रोफेशनल एजुकेशन विल बी एन इंटीग्रल पार्ट, अभी मैंने आपको बता रखा था पिछले व्यवसायिक शिक्षा के बारे में, वो इसी की बात कर रहा है। जो टीचर एजुकेशन है, तो अब यहाँ से शुरू होता है 4 साल का BA BEd, आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी मिलेगी, बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मिलेगी, और साथ में आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन की भी डिग्री मिल जाएगी। स्टैब्लिशिंग अ नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, इसने रिकमेंड किया कि एक नेशनल मिशन, पूरे इंडिया लेवल पर एक राष्ट्रीय मिशन हो, जो कि मेंटोर करे पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को, उसको देखे। क्रिएशन ऑफ एन ऑटोनमस बॉडी, इसका नाम है नेट, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। इसका काम क्या रहना चाहिए, to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning and administration। मतलब सीखने, मूल्यांकन, योजना, प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय ऑटोनमस बॉडी, जिसका नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण करना। शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उचित एकीकरण, जितने भी आपके लेवल ऑफ एजुकेशन है उन सारे लेवल पर एक अप्रोप्रिएट, जो उचित तरीका है तकनीक को इंटीग्रेट करने का, वो इंटीग्रेट करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव और बढ़िया बनाना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये याद रखना नेट के बारे में, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। NEP 2020 ने ये अपने रिकमेंडेशन में ये अचीवमेंट की बात करी कि हमें 100% तक युवा, यूथ और वयस्क लिटरेसी चाहिए, साक्षरता, सभी को पढ़ना लिखना आना चाहिए। ठीक है, उनके पास डिग्री नहीं है लेकिन उनके पास लिटरेसी हो, वो साक्षर हो। मल्टीपल मैकेनिज्म्स विद चेक्स एंड बैलेंसेस विल कॉम्बैट एंड स्टॉप द कमर्शियलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षा का जो उच्च शिक्षा है उसका व्यवसायीकरण को रोकना, उस चीज को रोकने के लिए बहुत तरीके के अलग अलग मैकेनिज्म्स को बनाए गए हैं, ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे समय समय पर। ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी हेल्ड टू सिमिलर स्टैंडर्ड, जितने भी शिक्षा संस्थान है भारत में सारे के सारे को एक ही मानक पर आप आंकोगे, एक ही मानक पर आप उसका ऑडिट करोगे, और जो भी अगर फिट नहीं है, चलाने लायक नहीं है, तो आप उसको वहीं पर ड्रॉप कर दोगे। और जो मानक होगा उसका डिस्क्लोजर होगा कि कोई प्रॉफिट के लिए हम नहीं कर रहे, हमारा मेन फोकस है क्वालिटी, गुणवत्ता की ओर। The center and the states will work together to increase the public investment in education sector to reach 6% of GDP। देखो अभी तक GDP का जो 6% हिस्सा है वो खर्चा, वो अभी तक अलॉट नहीं हुआ है शिक्षा को, है ना। तो ये रिकमेंड करता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इन्वेस्ट करेगी शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि जो GDP का 6% हमारा इन्वेस्टमेंट था ना, जो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी, वो लागू हो, वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कैब, अभी हमने आपको बता दिया था ये चीज। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फोकस बैक ऑन एजुकेशन, ठीक है। जो MHRD पहले नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका नाम बदलकर MOE कर देना चाहिए, जो अब हो भी गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
जो एनईपी जो लॉन्च हुई थी वो हुई थी, अब देखो वो रिकमेंडेशंस थी, 2015 में बनी थी वो कमेटी, अब 2020 में जाकर ये इम्प्लीमेंट भी हो जाती है 29/7/2020 को। जब एनईपी जो लॉन्च हो गई, जो अनाउंस हो गई, अब जो उसके क्या क्या फीचर्स थे, मतलब क्या सारी रिकमेंडेशंस को मानी गई या नहीं मानी गई, या कुछ रिकमेंडेशंस को ड्रॉप कर दिया गया। तो देखो अभी हमने आपको बताया था यूनिवर्सल एक्सेस, ये मान ली गई, जो रिकमेंडेशंस की गई थी ऑल लेवल पर फ्रॉम प्री प्राइमरी टू 12वीं क्लास तक, ये भी मान ली गई। अर्ली चाइल्डहुड केयर वाली, जो न्यू करिकुलम था 5+3+3+4, ये इसको भी मान लिया गया। कोई भी सेपरेशन नहीं होना चाहिए आर्ट्स और साइंसेस के बीच में, इसको भी मान लिया गया। वोकेशनल कोर्सेज पर जोर देना, एक्स्ट्रा करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करके रखना, ये भी मान ली गई। ये जो रिकमेंड किया था इसको भी मान लिया गया। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को, जो कि एम्फेसिस करता है वही चीजें जो हमने आपको बताई थी, ग्रेड 5 तक भारतीय भाषा में पढ़ाई हो। जो असेसमेंट रिफॉर्म्स था इसको भी मान लिया कि साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे। पढ़क को भी स्टैब्लिश सेट कर दिया गया एज अ नेशनल असेसमेंट सेंटर। जो हमने आपको कहा था कि स्पेशल एजुकेशनल जोन होगा, उसको भी मान लिया गया। सेपरेट जेंडर इंक्लूजन फंड एंड स्पेशल, ये भी इम्प्लीमेंट हो गई। सेम चीज है, रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, ससा का भी स्टैब्लिशमेंट हो गया। वोकेशनल एजुकेशन को एक्सपोज करना, ये भी हो गया। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था 50% का, उस चीज के लिए भी काम करना आगे, मतलब उस चीज को फुलफिल करने के लिए स्टेप्स लेने लगे। एनटीए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराएगी, यस। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का भी स्टैब्लिशमेंट हो जाता है, मेरू भी स्टैब्लिश होने लगती है, एनआरएफ भी बन जाती है, और जिनका थीम था लाइट और टाइट रेगुलेशन, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सेम चीजें जो हमने आपको बताई थी हिक्की वगैरह, ये सारे के सारे क्या हुए, स्टैब्लिश हो गए। एक्सपेंशन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग टू इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये भी हो गया। ये जिनका ऑब्जेक्टिव था विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट, इसको भी पिक कर लिया गया। प्रोफेशनल एजुकेशन पे भी ध्यान दे दिया गया। देखो अभी जितने थे वो सारे के सारे को पिक कर लिया है, ठीक है, एस्टेब्लिश हो गई है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो एनएपी 2020 है वो एम करती है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो वो 100% हो, कहाँ, प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक, किस ईयर तक, 2030 तक। लेकिन जो हायर एजुकेशन में हो, साथ में उसमें वोकेशनल एजुकेशन भी है, वो होगा 26.5% से कम, मतलब 26.3% 2018 में, 2035 आते आते 50%। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है परसेंटेज। ओके, तो ये है। हाँ, ओके। चलो इतना दूर क्लियर है ना सबको। ये था एनएपी, ठीक है। अब थोड़ा 5 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। इतना दूर सबको क्लियर है ना सारे कॉन्सेप्ट? कोई डाउट है तो बताओ, अभी हम फिर थोड़ी नई नई चीजें आपको बताएंगे। एनईपी 2020। चलो क्लियर है, कोई डाउट नहीं आ रहा है। मेरू, ठीक है, और कोई डाउट पूछो। देखो, मेरू का फुल फॉर्म तो बता रखा है मैंने आपको, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी, ठीक है।
तो ये क्या होगा, एक मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटी होगी जो एनईपी ने प्रपोज करा है, और इसका गोल है कि जो शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं बच्चों को वो हाई क्वालिटी को, मल्टी डिसिप्लिनरी। तो जो आईआईटीज या आईआईएम्स के लेवल पर जो बच्चों को हम एजुकेशन देते हैं, सेम उसी लेवल की एजुकेशन हम मेरू में भी देंगे। जो रिसर्च है वो हम प्रमोट करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करने का फायदा क्या होता है, जो हमारा रिसर्च आउटपुट है वो हॉलिस्टिक और इफेक्टिव निकलता है। और इसका गोल है कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है रिसर्च के लिए, बाहर से भी लोग रिसर्च करने मेरू में आए, इंडिया में आए। तो इनका क्या है कि मेरू को पूरे इंडिया में सेटअप करना है, और 2030 आते आते हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज हो। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब होता है अलग अलग डिसिप्लिन को लेते हुए चलना। फॉर एग्जाम्पल साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन सारे डिसिप्लिन को इंटीग्रेट करके रिसर्च करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ले लो कि किसी बच्चे ने बीएड और एमएड करा है, और अब वो रिसर्च कर रहा है कॉग्निटिव साइंस में, तो वो लिंक कर रहा है कॉग्निटिव साइंस को एजुकेशन के साइकोलॉजी और फिलोसफी से। तो ये हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी। ओके, मेरू क्लियर है? मेरू का बात समझ आ गया आपको? ये 2030 से बनना शुरू होगा, अभी तक इंडिया में अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है। आगे बढ़े अब, मतलब अब एनईपी के आगे बढ़ते हैं अब। इतना दूर क्लियर है ना सभी को? चलो, ओके। राइट, अब हम बात करेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। जो स्कीम है, एक केंद्र सरकार की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। ओके, सेंट्रल स्कीम है ये। इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। क्यों? टू एड्रेस कॉम्प्रिहेंसिवली ऑल इशू रिलेटेड टू टीचर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर एंड टीचिंग को क्यों लॉन्च किया गया था। जो दिक्कतें आ रही थी किस किस लेवल पर, शिक्षक प्रशिक्षण पर, क्षमता निर्माण पर, और शिक्षकों के व्यवसायिक विकास पर, इन तीनों चीजों को एड्रेस करने के लिए इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 2014 में। इस कंपोनेंट के अंदर 95 सेंटर्स, टोटल 95 सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया गया था पूरे कंट्री में, जिसके द्वारा जो फैकल्टीज और टीचर्स है उनको ट्रेन किया गया। ठीक है, ये आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगी, जैसे मानू में भी है, एचयू में भी है। हम्म, तो देखो इसने क्या क्या एस्टेब्लिश किया, ये इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स ऑफ एजुकेशन इन सेंट्रल स्टेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज, टोटल 30 सेंटर्स बनाए स्कूल ऑफ एजुकेशन के। फिर 50 सेंटर्स बनते हैं सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस फॉर करिकुलम एंड पेडागोजी, पाठ्यचर्य और अध्यापन के लिए उत्कृष्टता का केंद्र, जिसमें इसके फिर इसमें है कि सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस इन साइंस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन के 5, टीचिंग लर्निंग सेंटर्स 25, फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर 20, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स फॉर टीचर एजुकेशन 2। देखो इनको रटना है आपको, ठीक है। नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर एजुकेशन 1, सेंटर्स ऑफ एकेडमिक लीडरशिप एंड एजुकेशन मैनेजमेंट 5, इनोवेशन अवार्ड्स एंड टीचिंग रिसोर्स ग्रांट इंक्लूडिंग वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, एक ही एक होंगे। सब्जेक्ट नेटवर्क फॉर करिकुलर रिन्यूअल एंड रिफॉर्म्स, लीडरशिप डेवलपमेंट फॉर सीनियर फंक्शनरीज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन,
इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी, जो भी नए फैकल्टी रिक्रूट हुए हैं उनको ट्रेन करना। नेशनल रिसोर्स सेंटर 75 और लीप लीडरशिप फॉर एकेडमिक प्रोग्राम 15। जैसे कि आप इसकी वेबसाइट पर जाओ, पंडित मदन, ये रहा। देखो यहाँ पे जो सेंटर्स मिल जाएंगे आपको, पूरी लिस्ट मिल जाएंगी, है ना। ये सब इसको आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या क्या इनके अंदर टीचर कनेक्ट प्रोग्राम है, इनके पास कैपेसिटी बिल्डिंग का है, एकेडमिक लीडरशिप प्रोग्राम है, इस तरीके से चलते रहता है। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्स, एनईपी ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। तो ये अपना अपना इसका चलते रहता है। और ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप हो रही है कहाँ पे, आईआईटी हैदराबाद में। जो फैकल्टीज है ऑन साइंस कम्युनिकेशन, तो इस तरीके से वो चलते रहता है ऑल ओवर इंडिया, हर इंस्टीट्यूट में ओवर द टाइम। ये रहा मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग। तब इसमें रीड मोड पे जाओगे, पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये रहा जो मैंने आपको ये बताया, ये यहीं से उठाया हुआ है। तो आप यहाँ पढ़ाकर देख सकते हो इसके गोल्स क्या है, मिशंस क्या है, सारी की सारी चीजें। स्कीम है इस इसके गोल्स क्या क्या रहे हैं, है ना। लक्ष्य, to holistically address the various shortcomings relating to teachers and teaching across the educational spectrum। जो भी कमियां रही हैं, शॉर्टकमिंग्स रही हैं, उनको दूर करना। to create and strengthen the institutional mechanisms, schools of education, ये सारे हमने आपको बताए पीछे, वही है। तो empower teachers and faculty, जो टीचर है फैकल्टी है उसको बहुत ज्यादा एम्पावर करना, ट्रेन करके, रीट्रेन करके, उनको अलग अलग जो स्किल्स है, जो पेडागोजिकल स्किल्स है उसके साथ अपडेट करना, आईसीटी और टेक्नोलॉजी एनेबल ट्रेनिंग देना, और जो भी जरूरत पड़ने लायक इंटरवेंशन है वो करना। इसके मिशंस क्या है, प्रोग्रामेटिक एंड स्कीम बेस्ड इंटरवेंशन, मतलब इसमें देखो प्री सर्विस एंड इन सर्विस वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको कल बताया था। जो लोग जॉब में ऑलरेडी है या जो जॉब में आने वाले हैं, थ्रू एग्जिस्टिंग एंड न्यू इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, उनको जब आप ट्रेन कर रहे हो, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश स्ट्रक्चर है उसके थ्रू, या फिर जरूरत पड़ने पर नए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, नए एकेडमिक्स प्रोग्राम बना सकते हो, नए कोर्सेज बना सकते हो, स्ट्रेंथनिंग पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स, प्री शेड्यूलिंग ईयर लॉन्ग ट्रेनिंग कैलेंडर्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग। मतलब ये सारे मिशन से आप इनके वेबसाइट्स पे जाओ, आपको ये सारे एक एक करके डिटेल में मिल जाएंगे। फिर इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज है, जैसे कि ट्रेनिंग देना है आईसीटी बेस्ड, मैथ्स के लिए ट्रेन करना है, साइंस के लिए, लैंग्वेज टीचर्स के लिए, फॉर स्कूल्स कोर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज इन टेक्निकल एजुकेशन, जनरल कोर्स इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एंड वोकेशनल कोर्सेज। मतलब आप उनको ट्रेन कर रहे हो हर लेवल ऑफ कोर्सेज के, साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, सोशल साइंस हो या वोकेशनल कोर्सेज हो। अब हम आते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी। तो देखो इसमें क्या है, क्रेडिट्स अवॉर्डेड टू स्टूडेंट फॉर वन प्रोग्राम। अगर किसी बच्चे को एक प्रोग्राम के लिए क्रेडिट किसी इंस्टीट्यूशन से हुआ है, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो।
किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में अगर बच्चा उसका सहमति दो। इसमें जो मेन चीज है वो है क्रेडिट ट्रांसफर इज द की टू सक्सेसफुल स्टडी मोबिलिटी। किसी बच्चे ने इंस्टीट्यूशन में कुछ ए में कुछ कोर्स किया, फिर उसने एग्जिट ले लिया और वो किसी नए इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा है, तो वो क्रेडिट यहाँ से लेता है, उस क्रेडिट को यहाँ से इस वाले में ट्रांसफर कर लेगा। क्लियर? ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स। जो एबीसी है वो इनिशिएटिव है किनकी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें दो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन द लाइंस ऑफ एनएडी, जो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, उसी के लाइन पर इसको एस्टैब्लिश किया गया है। जैसे कि जो एनएडी है वो बैकबोन है एबीसी का, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का एकेडमिक डेटा है उसको रखा जाता है और एकेडमिक अवार्ड को भी स्टोर करके रखा जाता है। किस पर? एनएडी पर, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी पर। और बैंक ऑफ क्रेडिट क्या? आप क्रेडिट को ट्रांसफर करते हो फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट टू अनदर इंस्टीट्यूट। Despite the fact that ABC enables students register or commence credit transfer, the final outcome of credit redemption and issuance of certificates as well as the compilation of award records are administered by academic institutions via NAD platform। मतलब इस तथ्य के बावजूद कि एबीसी छात्र को क्रेडिट ट्रांसफर को पंजीकृत करने या शुरू करने में सक्षम बनाता है, ठीक है, लेकिन जब आप क्रेडिट को रिडीम करना चाहते हो, लेना चाहते हो और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अंतिम परिणाम, जो फाइनल डिसीजन है, जो फाइनल रिजल्ट है, साथ ही पुरस्कार रिकॉर्ड का संकलन एनएडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से शैक्षणिक संस्था द्वारा प्रशासित किया जाता है। मतलब इसमें जो यहाँ पे बिग ब्रदर है वो कौन है? एनएडी है। इसी एनएडी पे, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी पर, आपका सारा रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट्स वगैरह अवेलेबल होता है, राइट? जो भी आप ट्रांसफर करा रहे हो एबीसी की हेल्प से, उसका जो फाइनल चीजें है वो यहीं पर हेल्ड होगी और इसको जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वो इसको प्रशासित करता है। तो एबीसी को मोटा मोटी कैसे समझ सकते हैं? ये ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम है, केंद्रीकृत प्रणाली है ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे आप क्रेडिट को एक्यूमुलेट करते हो, इकट्ठा करते हो, फिर रिडीम करते हो, उसको वापस लेते हो। और यहाँ पर आप एक जो क्रेडिट का जो ऑडिट है उसको आप मैनेज भी कर सकते हो, ट्रेल, कि हमने ये वाली ए से जो ली थी बी तक गई, फिर बी से सी इंस्टीट्यूट, फिर सी से डी इंस्टीट्यूट, तो उसका एक पूरा ट्रेल बन जाता है ना, सरी बन जाती है, किसके बाद कहाँ, किसके बाद कहाँ। एंड क्रेडिट अकाउंटिंग है ना, क्रेडिट का लेखा जोखा, कि आपको कितना क्रेडिट किस कोर्स में कब किस समय मिला, उसका एक पूरा डिटेल। तो एबीसी के बेनिफिट्स क्या क्या है? एक तो है कि स्टूडेंट की मोबिलिटी, मतलब एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट जाने के लिए वो क्या करता है? उसको सक्षम करता है, प्रेरित करता है, पुश करता है। एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन है कि आपने एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा, फिर ब्रेक लिया, कुछ काम वाम किया या कुछ किया, फिर रिलैक्स किया या फिर सोचा, फिर आप दूसरे इंस्टीट्यूट में चले गए, उस वाले क्रेडिट को भी आप यूज कर सकते हो। अलाउज स्टूडेंट चूज ओन लर्निंग पाथ, वो अपने हिसाब से पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। ये रिकॉग्नाइज करती है उनकी लर्निंग अचीवमेंट्स को, मतलब क्रेडिट्स उन्होंने अर्न किए हैं उसको मान्यता देती है। एबीसी का की फीचर्स क्या है? मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, जो एनईपी में उन्होंने एनविजन किया था। एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग, कभी भी कहीं से सीख सकते हो। स्टूडेंट्स को, छात्र को आप ये अनुमति देते हो कि वो अपने हिसाब से सीखे पढ़े। और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रहती है। वो था आपका एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसके बाद आता है अपार। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इज a specialized identification system designed for all students in India। ये किसका पार्ट है? वन नेशन वन आईडी वाला जो पार्ट है, कि हर स्टूडेंट की एक ही आईडी हो अक्रॉस ऑल द यूनिवर्सिटीज। इसको लॉन्च किया गया 2020 में और ये अलाइन करता है एनईपी 2020 के विजन के साथ। अभी क्या होता है, आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो ना, तो आपकी अलग अलग आईडीज होती है, अपने बैचलर कहीं से किया, मास्टर्स कहीं से किया, वो उस चीज को हटाकर एक आईडी, जैसे आधार नंबर होता है ना, एक नंबर, उसी तरीके से एक वन स्टूडेंट आईडी को जनरेट करने की बात करता है। जो एवरी स्टूडेंट इन इंडिया इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर अपार आईडी। हर बच्चे को भारत में इस आईडी के लिए रजिस्टर करना है। अपार आईडी क्या है? एक 12 डिजिट कोड होती है to digitally store, manage and access all their academic credits
including degrees, diplomas, certificates, training details and co-curricular accomplishments. तो अपार आईडी कितना है? 12 डिजिट का स्मॉल डिजिट कोड है, जो कि आपका स्टोर करता है, मैनेज करता है सारी की सारी चीजें, आपके एकेडमिक क्रेडिट्स, डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स, जो भी चीजें आपने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स में अचीव किए हैं। तो ये क्या है? एक डिजिटल आइडेंटिटी है फॉर स्टूडेंट इन द रेलम ऑफ एजुकेशन। इंपॉर्टेंट डिजिटल आइडेंटिटी, अपार आईडी। तो जो अपार आईडी है वो एक्ट एज अ लिंक टू डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या है? एक ऑनलाइन रिपोजिटरी है जहां पर बच्चे सिक्योरली अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं। लिंक टू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वाया अपार आईडी, इट रिसीव्स एकेडमिक क्रेडिट्स। तो क्रेडिट आप अचीव कर रहे हो वो ये रिसीव करेगा, फिर इसको स्टोर करते हुए चलता है। तो अपार इंश्योर करता है आपकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशन बाय ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड स्ट्रीमलाइनिंग एकेडमिक रिकॉर्ड। उनके पास पूरा डिटेल है ना, कब क्या आया, कौन से ईयर में, कौन से ईयर में, तो उसमें पूरा डिटेल है। वो स्टूडेंट को ट्रैक भी करते हैं, उनकी प्रोग्रेस को देखते हैं। तो इससे इनहेंस क्या होगा? एफिशिएंसी, फ्रॉड, जो जाली सर्टिफिकेट बनते हैं उसमें रोक बनेगी। इसमें को करिकुलर अचीवमेंट को भी यहाँ पे दर्शाया जाता है कि बच्चा सिर्फ पढ़ता लिखता नहीं है, अदर फील्ड्स में, मतलब उसके सॉफ्ट स्किल अच्छे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी है, वो सारी चीजें भी रिफ्लेक्ट होती है। PART facilitates a smooth transfer process and supports data-driven decision making in educational institutions. ये सपोर्ट करता है स्मूथ ट्रांसफर होना चाहिए किसी भी प्रक्रिया की, और कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो डिसाइड कर सकता है डेटा के हिसाब से, जो बच्चे का जो डेटा उनको अवेलेबल है, उसने क्या क्या अचीव किए, क्या क्रेडिट्स रहे हैं, उसके हिसाब से। इट ऑल्सो एनेबल्स स्टूडेंट्स टू इजीली शेयर देयर एकेडमिक रिकॉर्ड, और बच्चे भी अपना आसानी से एकेडमिक रिकॉर्ड जो इकट्ठा एक ही जगह है अपार पे, वहां से वो इजीली शेयर करके अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये था एनईपी, पंडित मदन मोहन मालवीय की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, अपार और एबीसी। इतना दूर क्लियर है ना सबको? एनी डाउट? चलो फटाफट 3-4 मिनट क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम क्लास एंड करते हैं। देखो ये PYQ आ रखा है, इसको पढ़ो, इसका आंसर देने की कोशिश करो। As envisaged in National Education Policy 2020, all higher educational institutions will aim to have a student strength of dash by 2040. मैम हिंदी में भी पढ़ दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पना की गई है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का लक्ष्य डैश हो कि छात्र की संख्या 2040 तक कितनी हो जानी चाहिए? मतलब 20 साल का टारगेट है। 2020 में एनईपी आई, 20 साल के बाद स्ट्रेंथ कहाँ तक पहुंच जानी चाहिए? चलो बताओ आंसर, PYQ है ये। 4000 से ज्यादा या 4000 के बराबर? नहीं, 4000 से कम या उससे बराबर। ओके, ज्यादा है, 4000 से ज्यादा है तो इनका टारगेट है 3000। आप तो बराबर बोले थे। हम बराबर में भी तो हो सकता है। बराबर या उससे ज्यादा, इतना तो होना ही होना है। ठीक है, ये बताओ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद को छोड़कर सभी विषयों के लिए एकल बिंदु नियामक है। किसको छोड़कर था? हमने आपको बताया है, एनईपी किस पे लागू नहीं हो रहा था?
एनएपी के जो रेगुलेटरी काउंसिल है वो किस पर लागू नहीं हो रहा था? हाँ, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, सेकंड ऑप्शन। इनकी अपनी खुद की बोर्ड है, वो देखती हूँ इनका। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल नॉलेज कमीशन जो 2009 में आई थी, रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किस चीज के एस्टेब्लिशमेंट की सिफारिश की? 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, 50 तकनीकी विश्वविद्यालय, विज्ञान शिक्षा के 50 विश्वविद्यालय, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए 50 विश्वविद्यालय। क्या होगा? पीवाईक्यू है ये सब। आंसर लो। सेकंड, थर्ड, ओके, थर्ड। सर करेक्ट आंसर फर्स्ट होना चाहिए। 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज, इसने ये रिकमेंड किया था कि हमारे कंट्री में 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। ये करो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पना की गई है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन, सहायता और परामर्श दिया जाएगा और उनका लक्ष्य स्वायत्त बनाने का होगा, ऑटोनमस बॉडी, और वर्ष तक एक सशक्त बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा। किस वर्ष तक? The National Education Policy 2020 envisages that all higher education institutions will be incentivized, supported, and mentored, and shall aim to become autonomous and have an empowered board of governors by the year third। तान्या ने थर्ड बोला इसके लिए या किसी और के लिए? चलो बताओ, इसके आंसर्स बताओ। देखो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पीवाईक्यूज में, तो आपको इस अप्रोच से अपना तैयारी करना है इस टॉपिक को लेकर। इसे करेक्ट आंसर थर्ड होना चाहिए। हाँ, 2035 तक। 2020 में आ गई पॉलिसी, 15 साल का टाइम दिया गया है। 15 साल के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वो अपने आप को ऑटोनमस कर ले और उनके पास खुद का बोर्ड ऑफ द गवर्नर होना चाहिए इस साल आते आते। ये इजी है, बताओ। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो बहुत इजी है। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, राधा कृष्णन कमीशन की बात हो रही है। उसका दो नाम है, मैंने दूसरा नाम भी आपको बता रखा है लेक्चर में। वो कौन सा था? राधा कृष्णन कमीशन। करेक्ट आंसर होना चाहिए थर्ड, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसी का दूसरा नाम है राधा कृष्णन कमीशन, है ना। ये वाली जो कमीशन थी, इसका मेन एम्फेसिस किस पर था? यूनिवर्सिटी को लेकर था। ओके, मैम यहाँ पे ज्ञान की बात हो रही है, तो शिक्षा भी तो ज्ञान। देखो सारे में ज्ञान की बात हो रही है, लेकिन जब अपना 1947 में अपना कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद जो पहली शिक्षा आयोग थी वो कौन सी थी? राधा कृष्णन कमीशन थी, है ना। उसके दो नाम है, एक है राधा कृष्णन कमीशन, दूसरा नाम है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। पहले ये आती है, सेकंड में ये आती है, थर्ड में ये आती है ना। ये तो 2009 में आ रहा है बाद में। बिल्कुल, आपने लेक्चर्स के जो पिछले वाले लेक्चर्स है उसको आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, इसलिए गलती हो रहा है। चलो बताओ, एनएपी 2020 के अनुसार वयस्क शिक्षक फ्रेमवर्क विकसित करने के जो एडल्ट एजुकेशन फ्रेमवर्क है, उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? एमएचआरडी, एनसीटीई, नीपा या फिर एनसीईआरटी? एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क, जो हम बात कर रहे थे ना एडल्ट एजुकेशन की, जो 15 साल या उससे एबव के जो लोग हैं, तो उनको जो पढ़ाने का जो फ्रेमवर्क है, तो कोई तो
संस्थान बनाएगी ना, तो वो कौन सा संगठन बना रही है उस चीज को? चलो गेस करो। यह करेक्ट आंसर होना चाहिए। यस तन्वी, यू आर राइट, साउथ, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी की जिम्मेदारी है इसके फ्रेमवर्क को विकसित करने की। चलो ये करो। एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा की परिकल्पना की गई है। मानव के साथ साथ सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, समाज या सार्वजनिक जुड़ाव में कोई आर्थिक योगदान के साथ व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए सक्षम प्रणाली, एक प्रणाली जिसमें संज्ञानात्मक कौशल के विकास और अधिगम परिणामों को प्राप्त करने पर कम बल दिया जाता है, पूर्व विद्यालयों से उच्च शिक्षा तक सीखने के प्रत्येक चरण में शामिल किए जाने वाले लक्षणों और मूल्यों के पहचान गए सेट के साथ एक प्रणाली, एक ऐसी प्रणाली जिसे प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए पूर्ण स्फूर्तिदायक की आवश्यकता है। मतलब कम होलिस्टिक चेंज की बात करें, कंप्लीट ओवरऑल। बताओ इसके आंसर, मल्टीपल करेक्ट आंसर चाहिए। Playing an important role in promoting human as well as societal well-being, enabling system for personal accomplishments with no economic contribution to society or public engagement, a system with less emphasis on development of cognitive skills and achieving learning outcomes, a system with identified sets of skills and values to be incorporated at each stage of learning from preschool to higher, a system which needs complete overhaul and energized to overcome the challenges faced by the system. Yes, फोर्थ कह रहे हैं, मतलब ए, डी और ई। मुझे भी यही सही लग रहा है, फोर्थ होना चाहिए। यस, यहाँ पे नो इकोनॉमिक यहीं पे गलत हो जा रहा है, लेस एम्फेसिस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहीं पे गलत हो जा रहा है। कॉमन सेंस से भी आप ऐसा बना सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा के नियामक प्रणाली को बदलने के लिए एनईपी एचईसीआई भारतीय शिक्षा आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। निम्नलिखित में से कौन एचईसीआई के ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल्स है? मैंने आपको बताया है, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है जो नई वाली प्रपोज की थी एनईपी ने, उसके मैंने आपको बहुत सारे वर्टिकल्स बताए थे। बताओ इसमें कौन है? हम्म, इसका आंसर दो जल्दी कोई। थर्ड, ए, सी एंड ई। ओके, और कोई? यही होना चाहिए, एनएचआरसी एचजीसीएस। करेक्ट है, थर्ड है इसका आंसर। ये बताओ, एनईपी 2020 recommends that the duration of the B.Ed programs will be of। एनईपी 2020 की सिफारिश है कि बीएड कार्यक्रम की अवधि कितनी होनी चाहिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस। थर्ड, थर्ड मतलब बी, सी एंड डी। सोनम ने बोला है ए, बी और डी। चलो, सेकंड है का करेक्ट आंसर। आप 1 साल का भी बीएड कर सकते हो, इसकी अपनी एक क्राइटेरिया है। 2 साल का भी है और 4 साल। 4 ईयर का कब आ गया? 4 ईयर का भी तो इंटीग्रेटेड है ना, बैचलर प्लस बीएड।
3+1। अब होने वाला है 1 साल का। हाँ, अब 1 साल का भी इंट्रोड्यूस हो गया है। और 2 साल का तो था ही पहले से, तो उसको कंटिन्यू किया गया। चलो, the National Education Policy 2020 has recommended the replacement of the UGC by an umbrella organization, the HECI, with its 4 verticals। इसके 4 वर्टिकल्स हैं। वो कौन कौन से? ये तभी जो क्वेश्चन आप कर रहे थे ना, वही वाले हैं। इसमें चारों पूछ दिए हैं, हेक्की के चारों वर्टिकल्स। बताओ। इसको बहुत आप एलिमिनेट कर सकते हो कॉमन सेंस से। कौन सा नहीं था? मेडिकल एंड लॉ, तो इसको निकाल दो, सी नहीं होगा। आप सारे जगह का सी काट दो। देखो, 4th हो गया करेक्ट आंसर। इस तरीके से भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी आपको याद है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दोनों नहीं आता है। ये बताओ, द फोकस एरिया ऑफ NEP-R, नई शिक्षा नीति का फोकस क्षेत्र क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी कॉलेजेस, सेटिंग अप ऑफ स्किल मिशन इन रूरल इंडिया, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग इन द एजुकेशन सेक्टर, समग्र शिक्षा प्रदान करना, उच्च शिक्षा की नियामक प्रणाली को बदलना। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। जल्दी से इसका आंसर दो। नई शिक्षा नीति 2020 का जो फोकस एरिया है वो क्या क्या है? फोकस क्षेत्र। फर्स्ट मतलब ए बोला है सोनम ने, बी एंड सी। सऊद ने सेकंड बोला है, बी, सी और डी। और कोई आंसर दो। ई किसी, ई नहीं होगा क्या? ई, ये वाला ऑप्शंस। अभी तो आपने ये देखा ना, रेगुलेटरी सिस्टम का पूरा बात कर रहा है, ये वाला नेशनल हायर रेगुलेटरी काउंसिल। ई तो होना ही है, बताओ नहीं होगा ई? इसको तो होना ही है। होलिस्टिक एजुकेशन, समग्र शिक्षा, पूरा भी पढ़ा है इतना, मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, तो डी भी हो गया, डी और ई हो गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी कॉलेजेस, यस, थर्ड होगा इसका आंसर। चलो, अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं।